हेलो एवरीवन, खम्मा घड़ी और आ गया हूं फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। प्यार एक ऐसी चीज है जो अगर किसी से हो जाए तो जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी आप उसका साथ नहीं छोड़ते हो जिससे आपको प्यार हो गया। और कुछ ऐसा ही हुआ हमारे आज के एक्सपीरियंस के अंदर, जहां पर एक आत्मा एक इंसान की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन के रह गई। तो कुछ ऐसा ही हुआ आशीष के साथ। सन 2002 से चीजों की शुरुआत हुई और आगे जाके उनको रियलाइज हुआ कि जो उनके साथ हो रहा है वो नेचुरल नहीं है, वो एक सुपर नेचुरल फोर्स है। कहानी में लोग आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी तो आप मेरे साथ शेयर करते हैं मेरी इन दी गई आईडीज पर। और इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन। तो ये इंसिडेंट है झुमरी तलैया, जो कि कोडरमा के, जो छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है कोडरमा, उसके अंदर एक जगह है झुमरी तलैया। तो वहां पर आशीष ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था मशरूम एक्सपोर्ट करने का। तो उसके पापा के कहने पर उसने अपना वहां पर एक बिजनेस सेटअप किया था। उसने एक छोटा सा अपना ऑफिस लिया था, क्योंकि ये वाला जो कोडरमा वाला एरिया था, इसका जो टेम्परेचर होता है वो झारखंड और बिहार दोनों से रिलेटिवली क्या था, कम था। और इसके रिसर्च के हिसाब से यहां से वो आसानी से, एक तो मशरूम की जो पैदावार थी वो ज्यादा अच्छी होती है यहां से, और दूसरा उसके लिए फीजिबल ज्यादा था यहां से ऑपरेट करना, ताकि वो लोकल फार्मर से कनेक्ट कर पाए और उनको वो मोटिवेट कर पाए और ज्यादा मशरूम प्रोड्यूस करने के लिए। तो कोडरमा में ही आशीष ने अपना एक रूम का फ्लैट लिया हुआ था और वो उसके ऑफिस से करीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस पर था। इस पर वो वॉक करके आया जाया करता था। तो कोडरमा शिफ्ट होने के 2 महीने के बाद उसके साथ चीजों की शुरुआत हुई। एक शाम की बात है, उसके पास बाहर से एक पार्टी आई हुई थी जो बेसिकली उसको ऑर्डर देने आई थी, और उनके साथ डिस्कशन होते होते करीबन शाम के 7:45 बज चुके थे। 7:45 जब मीटिंग खत्म हुई तो उसने अपना ऑफिस बंद किया, चाबी चपरासी को पकड़ाई और वो अपने घर की तरफ निकल पड़ा। भूख उसे लग रही थी, रास्ते में उसने ऑफिस के पास से अंडे खरीद लिए। सिगरेट पीने का उसे शौक था तो उसकी जेब के अंदर सिगरेट का पैकेट रखा हुआ था और वो चल पड़ा अपने घर की तरफ। तो अपने जो घर की तरफ जा रहा था उस सड़क पर ऑलमोस्ट सभी दुकानें क्लोज हो गई थी, क्योंकि दिसंबर का टाइम था, सर्दी वहां पर अच्छी खासी पड़ती है। ऑलमोस्ट पूरा रास्ता बिल्कुल सुनसान और वीरान था। उस सड़क के दोनों तरफ जंगल था, लेकिन जंगल से कि जानवर वगैरह इधर नहीं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 8-8 फीट की दीवारें थी, जो कि उसके बाद जंगल शुरू होता था। तो वो अपना मस्ती में चले जा रहा था, एक अंडा खाता, सिगरेट का एक कश लगाता, फिर अंडा खाता, फिर सिगरेट का कश लगाता, और वो अपने आप में मदमस्त हुए चले जा रहा था। तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दी, सुनिए। उसने चारों तरफ घूम के देखा तो कोई भी नहीं था। आवाज उसके पीछे से आई थी और वो जिस रास्ते से आ रहा था वो बिल्कुल सुनसान था, वहां कोई नहीं था। और इस टाइम पर वहां पर किसी औरत या लड़की का होना पॉसिबल नहीं था। उसे लगा ये उसके मन का वहम है। वो फिर से आगे चलने लगा और वो शायद 10-15 कदम ही चला होगा कि उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, सुनिए ना। और इस बार उसे इस आवाज का सोर्स भी समझ में आया। ये कोई एक 14-15 साल की लड़की की आवाज थी, जो कि दीवार के उस तरफ से आ रही थी। उसे लगा कि दूसरी बार उसका वहम नहीं हो सकता है। ये सोचकर वो थोड़ा तेज तेज चलने लगा, और जैसे ही उसने 10-15 कदम फिर चले होंगे, फिर से वापस से आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज गुस्से में थी। रुक जाइए, आप ही को बुला रही हूं। अब उसको बहुत क्लियर था कि आवाज दीवार के पीछे से आ रही है, और वो बुरी तरह से घबरा गया था। उसको लगता कोई चक्कर है, कौन आवाज मुझे दे रहा है। उसको ये आवाज से पता लगा था कि ये एक यंग लड़की की आवाज है, और वो दीवार के उस तरफ से, अरे दीवार के उस तरफ सिर्फ जंगल है, जंगल से उसे कौन आवाज दे सकता है। ये सोचकर उसने आओ देखा ना ताओ भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे वो भागने लगा ऐसा लगा कि उसके पैर किसी ने पकड़ के जाम कर दिए। वो चाहकर भी भाग नहीं पा रहा था। उसके एक हाथ में अंडा था। उसने सोचा कि वो गायत्री मंत्र बोले, लेकिन हाथ में अंडा नहीं, उसने वो भी नहीं बोला। उसने पहले अंडों को फेंका, फिर उसने गायत्री मंत्र बोलना शुरू किया। जैसे उसने गायत्री मंत्र बोलना शुरू किया, उसके पैरों की पकड़ ढीली और फिर वो बिना कुछ देखे सीधा भागता गया, और वो तब तक भागता रहा जब तक वो अपने घर नहीं पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उसने राहत की सांस ली, अपना गेट खोला, थोड़ा फ्रेश हुआ। उसके बाद जब वो सोने लगा तो वो सो नहीं पा रहा था। उसको ये फील हो रहा था, उसको लगातार अपने कमरे में किसी की प्रेजेंस फील होती थी। लग रहा था कि खिड़की में कोई 2 आंखें हैं जो उसको लगातार देख रही है। पूरी रात वो घबराता रहा, सोचता रहा, फिर पता नहीं कब उसे नींद आ गई। सुबह जब वो सोकर उठा तो उसे बहुत ही फ्रेश फील हो रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो पूरी रात या बहुत लेट तक वो सोया हो। रात को उसको वो बात याद आई तो उसने अपने मन का वहम सोचकर उसको जाने दिया और वापस से अपने काम में लग गया। फ्रेश होकर तैयार होकर अपने ऑफिस पहुंचा। दिन भर उसने काम किया। काम खत्म करने के बाद वापस से वो शाम को अपना ऑफिस बंद करके अपने घर की तरफ आ रहा था।
वो अपनी धुन में अपनी सिगरेट पीते हुए चले जा रहा था उस सड़क के ऊपर। कल उसके साथ जो हुआ था उस चीज का उसको कोई वो नहीं था, कोई भी उसका रेसिड्यू रहा हो, कुछ याद उसको कल क्या हुआ था। बस वो अपने काम में मस्त था, उसका काम बढ़िया हुआ था आज दिन भर का और वो खुश था और अपने सिगरेट पीते हुए चल रहा था। तभी अचानक से जब वो उसी दीवार के पास पहुंचा तो उसके सामने लाइट का एक फ्लैश आया। वो फ्लैश आते उसकी आंखें चौंधी आ गई, उसको कुछ भी दिखना बंद हो गया। थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंखें नॉर्मल हुई तो जैसे उसको लगा कि आसपास कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसके पास से गर्म हवा का झोंका निकला, मतलब जैसे किसी ने पीछे से कोई गर्म हवा का ब्लोअर चला दिया। एकदम से जो ठंड का मौसम था, जहां 4 डिग्री टेम्परेचर था, वहां पर एकदम से उसको एक गर्म हवा का झोंका लगा और उसके माथे के ऊपर पसीना आने लग गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया, चारों तरफ देखा और उसके बाद जल्दी चल के वापस से अपने रूम पर पहुंचा। रूम पर पहुंचने के बाद उसको ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ जैसे उसको कल फील हुआ था। वो बिल्कुल नॉर्मल था। वो गया उसने खाना वाना खाया, उसके बाद वो आराम से सोया और सुबह उठा। लेकिन उस दिन के बाद उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आना शुरू हो गए थे। अगले दिन से ही उसके ऐसे काम जो पहले अटके हुए थे वो काम होना शुरू हो गए थे। जो काम हो ही नहीं रहे थे, इनकी पॉसिबिलिटी थी, वो काम उसके होना शुरू हो गए। इसी के साथ साथ जब भी वो कहीं बैठता, लोगों के बीच में बैठता, तो लोग उससे बोलते कि यार आपके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उसके अंदर से मोगरे और चमेली के फूलों की खुशबू आना शुरू हो गई थी। उसे हर टाइम ऐसा फील होता था कि उसके साथ कोई ना कोई है। दिन तो चलो काम करते करते निकल जाता था, लेकिन रात को ये जो एहसास होता था कि उसके साथ कोई है, ये उसको डराने लग गया था। यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करने वाली, हम लोगों ने इतने एक्सपीरियंसेस सुने हैं कि हमने उनमें देखा है कि जब भी आपके साथ कोई बैड स्पिरिट या नेगेटिव एंटिटी आती है तो आपको बदबू आती है, अजीब सी बदबू आती है। लेकिन जब कोई अच्छी स्पिरिट आपके साथ आती है तो आपको खुशबू आती है, आपके आसपास वालों को आपसे बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या यहां पर जो एंटिटी और स्पिरिट है वो भी एक अच्छी स्पिरिट है? ये तो आपको आगे पता चलेगा। तो खैर, अब क्योंकि वो रात को डरता था तो उसका एक दोस्त था जो केमिस्ट था, उसने उससे बात की और उससे बात करके उसने नींद की गोलियां उससे ले ली थी। अब जब भी कभी उसको रात को डर फील होता तो वो नींद की गोली खा लेता और उसके बाद 10-15 मिनट में बिल्कुल बेहोश होकर सो जाता और सुबह वापस से उठता। तो ये अब उसका साइकिल हो गया था। जिस दिन उसे डर नहीं लगता तो वो सो जाता, लेकिन जब भी उसे डर लगता तो नींद की गोली लेकर सो जाया करता था। अब उसका काम धीरे धीरे बढ़ गया था और काम मतलब जब से उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से ही आप मान लो उसकी तरक्की होना शुरू हो गई थी, उसका बिजनेस भी बढ़ना शुरू हो गया था। फिर उसने क्या किया कि अपने ऑफिस का अपना फ्लैट चेंज कर लिया, क्योंकि उसके पास क्लाइंट आने लग गए थे। कई बार क्लाइंट उसके बाद रुकने को बोलते थे रात को और वहां पे अच्छा खासा होटल नहीं था, तो उसने क्या किया कि अपना फ्लैट शिफ्ट किया अपने ऑफिस के पास में और उसने एक 2 BHK फ्लैट वहां पर ले लिया। बेसिकली फ्लैट क्या था, बोल सकते हो मकान के अंदर एक पोर्शन था, जनरल लोग उसको फ्लैट बोल देते हैं। तो उसने एक घर के अंदर नीचे का पोर्शन ले लिया था, ग्राउंड फ्लोर वाला। तो उस ग्राउंड फ्लोर का मेन गेट घर का एक ही था, अंदर जाकर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां अलग थी और इसके पोर्शन के लिए अलग से गेट था। तो इसका जो मेन गेट था उसके पास में एक रूम था, एक रूम अंदर जाकर था और उसमें किचन वगैरह था। किचन का सामान इसके पास सारा था, अपने लिए एक रूम का सामान था और दूसरा रूम ऑलमोस्ट इसका खाली पड़ा रहता था। तो जब भी कोई गेस्ट आता था तो उसको वहां पर ही सुला देता था। तो ये शिफ्ट हुआ, वहां पर रहने लगा। तो एक दिन की बात है, अब मैं आपको इनके रूम का थोड़ा स्ट्रक्चर बताता हूँ। इनके रूम के अंदर 2 3x6 के बेड लगे हुए थे। तो कोई गेस्ट आता था तो वहां पे भी सो सकता था या किसी दूसरे रूम में भी सो सकता था। उसी के साथ साथ जहां इनका बेड था उसके जस्ट सामने एक लकड़ी की अलमारी थी। उस लकड़ी की अलमारी के अंदर बहुत सारे कैसेट्स रखे हुए थे। तो ये बात है 2002 की, ठीक है। सीडीज और कैसेट्स रखे हुए थे, वीडियो प्लेयर इनके पास नहीं था, इनका कलेक्शन था पुराना। उसके अलावा कुछ वहां पर बुक्स वगैरह भी रखी हुई थी, इस तरह से अरेंज थी। शाम को ये अपना काम वाम करके वापस आए। अब घर आकर इन्होंने खाना वगैरह खाया और दूध गर्म किया। दूध गर्म करते टाइम इन्होंने अपनी नींद की गोली खा ली थी। आज के दिन घर में लाइट नहीं थी तो इन्होंने क्या किया, सोते टाइम अपने बेड के पास फर्श पे, बिल्कुल पत्थर का फर्श था, उस पर कैंडल जला दी उजाले के लिए और थोड़ी देर में जो नींद की दवाई थी उसके नशे में वो सो गए। और रात को अचानक से उनकी आंख खुलती है और खुलती इस वजह से कि उनको बहुत तेज गर्मी फील होती है। जैसे उनकी आंख खुलती है, उनकी आंखों के सामने जो अलमीरा रखा हुआ था उसके अंदर बहुत सारी सीडीज रखी हुई थी, डीवीडीज थी और उसके अलावा बुक्स थी, वो धू-धू करके जल रही है। पूरे रूम के अंदर धुआं फैला हुआ है। वो सोचे, वो फटाफट से उठे, बाथरूम में गए, 2-3 बाल्टी लेकर आए और उनके ऊपर लगातार पानी की बाल्टी फेंकी। करीबन 5-7 मिनट के बाद उसने फायर को कंट्रोल कर लिया, लेकिन पूरे रूम में धुआं फैल गया था। तो खिड़कियां खोली, गेट खोला, उसके बाद आधे घंटे के बाद जाकर रूम से वो धुआं बाहर निकला। ये सब करने के बाद वो अपनी जगह पर बैठे और वो जो कैंडल थी वो फर्श पर अभी भी चल रही थी। घर के अंदर लाइट अभी भी नहीं थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि सामने जो अलमारी में आग लगी है वो किस वजह से लगी है, क्योंकि कैंडल चल के अपने आप वहां जा नहीं सकती, लाइट आ नहीं रही जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरी आग लगी कैसे।
उसे लगा कि सुबह उठकर अपनी माँ से बात करेगा, उसको सब कुछ बताएगा। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता था, सुबह उठकर रात को क्या हुआ वो चीज उसको याद ही नहीं रहती थी। वो अपनी माँ से बात ही नहीं कर पाया कि ऐसा कुछ हुआ। खैर, उसके अगले 1-2 दिन के बाद ही उसके पिताजी का फोन आया कि तुम्हें बेटा पटना आना है, कोई जरूरी काम है। तुमको कुछ जरूरी काम था, 1 दिन के लिए इनको पटना जाना था। तो उन्होंने अपना जो केयर टेकर था ऑफिस को समझाया कि भाई तू ऑफिस लॉक कर देना। मकान मालिक को, जिनकी मकान मालिक थे, उनको बोलकर गया कि भाई मैं 1 दिन के लिए पटना जा रहा हूं, तो मैं कल तक वापस आ जाऊंगा। तो अपना जो वो पोर्शन था वो लॉक करके वहां से चले गए। ठीक है जी। अब वो गए पटना, तो एक की जगह उनको वहां पर लग गए 3 दिन। 3 दिन के बाद वो वापस लौटे और करीबन 2:30 बजे के आसपास ये जहां रहते थे उस घर में पहुंचे। ये टाइम दिन के 2:30 बजे का था। अब जैसे वो अपने गेट खोल के फ्लैट के वहां पहुंचा तो देखा कि उसका जो मकान मालकिन है, उनका बेटा और उनकी बेटी मिलकर उसका जो कमरे का गेट है वो तोड़, जो लॉक लगा था कमरे को, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसको देखते उसका दिमाग खराब हो गया, उसको गुस्सा भी, उसको बोले ये क्या कर रहे हो आप लोग। तो घूमते उसकी मकान मालिक होती है, अबे तू क्या हमको मारना चाहता है यहाँ पर। तो उसने बोला कि क्या हो गया। इतना उसने पूछा, तभी उसे एकदम से एलपीजी की स्मेल आई। देखते उसे को समझ गया कि घर के अंदर से एलपीजी की स्मेल आ रही थी। ये जो है ये ऊपर रहते थे और इसका जो बरामदा खुला होता वहां से एलपीजी की जो स्मेल थी वो इन मकान मालिक के घर में सीधी ऊपर जा रही थी। तो उसने पूछा कि एलपीजी कैसे खुली है। तो बोलती है तो तू हमको बताएगा, अभी पिछले 5-7 मिनट से घर के अंदर बुरी तरह से एलपीजी की स्मेल आना शुरू हुई है। तो बोलता है 5 मिनट पहले से, मैं तो 3 दिन बाद यहां पर आ रहा हूं। तो बोलती है क्या तुम यहां पर नहीं आए थे। बोलते नहीं मैं तो आया ही आज हूं। तो तुम तो 1 दिन बाद आए थे। बोले हाँ मैं अटक गया, मैं नहीं आ पाया था। लेकिन एलपीजी किसने ऑन की। बोले हमें क्या पता, ताला खोलो। फटाफट ताला खोला, गए अंदर, जाकर रसोई में देखो तो पूरी रसोई के अंदर गैस की स्मेल हो रखी थी। और वाकई में वहां पर किसी ने जो बर्नर का जो नॉब होता है उस नॉब को ऑन किया हुआ था। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि 3 दिन से जो पोर्शन लॉक था उसके अंदर गैस को कौन ऑन करेगा। उन्होंने फटाफट से नॉब ऑफ किए और उसके बाद उसने दिमाग लगाया, उसने बात भी की मकान से कि आपको स्मेल कब से आ रही। बोले मैं तो पिछले 5-10 मिनट से आना शुरू हुई है। तो सोचा कि यार 3 दिन से मैं यहां पर हूं नहीं और मेरे आने से 5-10 मिनट पहले ही ये गैस की नॉब ऑन हुई है। अब उसने जब सारी चीजें कनेक्ट की जो इसके साथ पिछले कुछ दिनों से हो रहा था, उसका दिमाग घूम गया, उसको और ज्यादा डर लग गया और उसने डिसाइड किया कि इस फ्लैट में मैं अकेला तो नहीं रहूंगा। और हाँ, मकान मालिक को कुछ नहीं बताना, अगर उसको बता दिया तो ये मकान खाली करने को बोलेगा और इतना जल्दी मेरे को दूसरा मकान मिलना नहीं, क्योंकि ऑफिस बहुत क्लोज था। तो बहुत सोचने समझने के बाद, ढूंढने के बाद उसको अपने एक भतीजे का पता चला जो अकेला था और उसने उसको फोन किया, बोला यार तू आजा मेरे साथ यहाँ रहने लग जा और मेरे साथ काम भी करने लग जाना। तो भतीजा भी बेरोजगार था तो फटाफट तैयार हो गया। अब उसको यहाँ पहुंचने में 2 दिन और लगने थे। तो ये 2 दिन उसके लिए बहुत मुश्किल रहे। पूरी रात वो सो नहीं पा रहा था और उसे अपने आसपास से बहुत अच्छी सी खुशबू आती रहती थी। उसे वो स्टेयरिंग वाला इश्यू होता है कि कोई ना कोई उसको देख रहा है। 2 दिन बाद वो लड़का पहुंचा दिन में। वो पहुंचते उसने उसको कुछ सामान दिलाए, सामान लेकर आए, कपड़े वपड़े भी दिलाए उसको। और उसके बाद ये शाम को इन्होंने खाना वगैरह बनाया और अपना सोने की तैयारी करने लगे। आज के दिन उसने नींद की गोली भी नहीं ली थी, इसलिए उसको नींद आ भी नहीं रही थी। अब थोड़ा सा टाइम स्प्रिंग की तरफ जा रहा था, मतलब फरवरी मार्च का टाइम आप मान सकते हो। ठंड थोड़ी कम हो चुकी थी और हल्की हल्की ठंडी हवा खिड़की से आती। उसने खिड़की अपनी खोली हुई थी जिससे हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। गाना जो उसके बाद डेक था, उस डेक में उसने कैसेट लगा के उसको रिवर्स मोड पे लगा दिया था। गाना चला के वो लेटा हुआ था और कब जाने उसको नींद आ गई। तभी रात को उसके अचानक से आंख खुलती है। उसकी आंख खुलती है किसी वजन की वजह से जो उसके शरीर के ऊपर पड़ रहा था। उसने जैसे ही आंख खोली तो उसे कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन आंख खोलते जैसे उठने की कोशिश करा तो ऐसा लगता है कि कोई 2 हाथ हैं जिसने उसकी कलाइयों को पकड़ लिया और उसकी कलाइयों के अंदर नाखून धसे जा रहे हैं। वो सिर्फ अपनी गर्दन हिला पा रहा था और पूरी बॉडी उसकी जाम हो चुकी थी। उसको खिड़की में से चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज आ रही थी। उसने इधर घूम के देखा तो यहां पर उसका भतीजा लेटा हुआ था, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो हिल डुल क्यों नहीं पा रहा है। जो चीज उसके शरीर के ऊपर बैठी थी वो दबाव कलाइयों के ऊपर और ज्यादा बढ़ाया जा रहा था, जिससे उसको दर्द हो रहा था, लेकिन वो अपने बॉडी के एक भी पार्ट को मूव नहीं कर पा रहा था। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से उसने एक बार मन ही मन गायत्री मंत्र का उच्चारण शुरू किया और जैसे उसने गायत्री मंत्र का उच्चारण शुरू किया उसके हाथ पर दबाव और तेज बढ़ गया, लेकिन उसने रुका नहीं और थोड़ी देर के अंदर धीरे धीरे उसके शरीर पर से दबाव चला गया। जब तक वो दबाव उसको फील हो रहा था उसके पूरे कमरे के अंदर चमेली के फूलों की खुशबू हो रखी थी और जैसे वो दबाव हटा एकदम से वो खुशबू भी गायब हो गई और तब जाके उसकी बॉडी मूव कर पाई। बॉडी मूव करते फटाफट से उठा और अपने भतीजे को आवाज लगाई। उठते उसने अपने कमरे का स्विच ऑन किया और स्विच ऑन करते उसको जैसे वो उठा उससे पूछा कि तूने कुछ देखा क्या। तो बोलता नहीं चाचा मैं तो सो रहा था, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। तो फिर उसने चारों तरफ देखा, घड़ी पे टाइम देखा, सुबह के 4:30 बज रहे थे और कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। अब जैसे उस बच्चे की वो जो भतीजा था उसकी आंख खुली, उसने आंख ठीक करके बोला चाचा। तो जैसे उधर चाचा क्या हुआ,
वो तो आपके हाथों से खून निकल रहा है। तो जैसे उसने देखा तो चौंकने की बारी इसके चाचा की थी। जिस जगह पर उसको अपनी कलाइयों पर प्रेशर फील हो रहा था वहां से टिप टिप करके खून बह रहा था। अब तक शायद हम इस फिनोमेना को स्लीप पैरालिसिस मान सकते थे, लेकिन जहां उसको नाखून चुभ रहे थे वहां से उसके हाथों पे खून बह रहे थे। उसने फटाफट से अपने हाथों को देखा, वो लड़का उठा, उसने उसके हाथों को साफ किया, वहां पर पट्टी बांधी, तब जाके उसके हाथों का खून रुकना बंद हुआ। अब आशीष को समझ में आ गया था कि उसका जो भी चल रहा है वो कोई नेचुरल या कोई ऐसी चीज नहीं है, वो किसी ना किसी सुपर नेचुरल फोर्स से यहां पर डील कर रहा है। उसने डिसाइड किया कि आज सुबह ही मैं अपनी माँ को सब कुछ बता दूंगा। लेकिन जैसा हर बार होता था, वो ऑफिस पहुंचते ऑफिस के कामों में ऐसा वो तल्लीन हुआ कि वो भूल गया, या फिर शायद किसी ने उसके माइंड को कंट्रोल कर दिया था और वो उस चीज को भुला देना चाहता था। खैर, अगले कुछ हफ्तों तक उसके साथ दोबारा ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ और अब वो भी इस चीज को भुला चुका था। तो इस इंसिडेंट के कुछ दिनों के बाद इनके पास रांची से एक क्लाइंट आने वाला था, जो इनसे मशरूम के लिए ट्रेनिंग लेने और कुछ सामान लेने वाला था। तो जो सामान उसको चाहिए था वो इनके पास नहीं था और वो इनके पास नेक्स्ट डे पहुंचता। तो उन्होंने उनसे कहा, इस क्लाइंट का नाम था उपेंद्र, कि यार एक काम करो ना, आप आज यहीं रुक जाओ, कल आपका सामान आ जाएगा, पार्सल लेके आप साथ में निकल जाना। तो उसने लगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको इसने अपने ही जो वो पोर्शन था वहीं पर रुकवाया। अब ये 3 लोग थे फ्लैट के अंदर, तो जो 2 बेड थे उन्होंने दोनों को कंबाइन कर दिया। तो इधर इनका भतीजा सो गया, इधर उपेंद्र, और इधर कोने में ये सोए हुए थे। उपेंद्र और ये अपनी बिजनेस की बातें कर रहे थे रात के टाइम, खाने पीने के बाद। और बातें करते करते कब आशीष की आंख लग गई उसे पता नहीं चला। रात को एकदम से उसको उपेंद्र ने जगाया, उठो उठो, तुम्हारे उनके अंदर प्रेत आत्मा है, तुम्हारे उनके अंदर प्रेत आत्मा है। तो बोलता क्या बकवास कर रहे हो? बोलता हाँ, अभी एक प्रेत ने, कोई आत्मा या भूत जो भी था, उसने मेरे को यहाँ पे जकड़ लिया था। तो जैसे उसने उसके दोनों हाथों की तरफ देखा, तो जैसे आशीष के हाथ से नाखून के वो खून निकल रहे थे, बिल्कुल वैसे के वैसे उसी पॉइंट पर उपेंद्र के हाथ से भी खून निकल रहे थे। उसने उसको बोला कि आपके हाथ से खून कैसे निकल रहा है? उसने भी देखा, बोलता है देखो मैं तुमसे बोल रहा था ना, इस रूम के अंदर कुछ ना कुछ है, ये खून उसी ने निकाला है। तो उसने बोला कि आप शांत हो जाओ, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले हम आपकी ये मरहम पट्टी करते हैं। तो उन दोनों, उसने भतीजे को बिठाया और दोनों ने उठ के वापस भी पट्टी की। अब वो भतीजा भी उन्हीं घावों को देख रहा था जिन घावों को थोड़े दिन पहले उसने अपने चाचा के ऊपर देखा था, और उसकी आंखें उसके चाचा की तरफ थी और उसकी आंखों में थे प्रश्न। उसने इशारे से अपने भतीजे को समझाया शांत रहने को। फिर उपेंद्र से बोला कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई आत्मा नहीं। बोलता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं अपने खेत के अंदर सोता हूं रात को मचान पर, जिसके पास में शमशान है। इतनी उम्र मेरी हो गई है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन इस कमरे में जो हुआ है, इस कमरे में कुछ ना कुछ है और मैं यहां पर रुकूंगा ही नहीं। उसने उसको बहुत समझाया कि ठीक है आप कल चले जाना, आप तो वैसे भी सुबह नहीं, वो तो उसी टाइम वहां से निकल गया। बोला मैं स्टेशन पे रात गुजार दूंगा, लेकिन मैं इस कमरे के अंदर रहूंगा। बहुत बुरी तरह से घबरा गया था और वो वाकई में वहां से चला गया। वो स्टेशन पे गया, स्टेशन पे जाके उसने रात गुजारी और सुबह वो अपना सामान लेके मैं निकल जाऊंगा। तो वो नहीं आया उसके फ्लैट पर, ये चले गए। तो उसने भतीजे ने पूछा चाचा चल क्या रहा है? तो बोलता यार मुझे भी नहीं पता, और जैसे उस दिन मेरे खून निकला ऐसे उसके भी निकला। तो दोनों डर तो ये भी गए थे, लेकिन अब उसने डिसाइड किया कि तू चिंता मत कर, मैं कल ही वाकई में माँ से बात करूंगा। अब तक तो मैं सोच रहा था कि वहम है, लेकिन मैं कल माँ से बात करता हूँ। उसने अपनी माँ को बताया। माँ अगले ही दिन उसके वहां पर पहुंच गई। माँ ने वहां पहुंचकर कुछ ऐसे, वो शायद सीख के आई होंगी या उनके कुछ प्रोसेस होगी, उन्होंने बोला कि इस घर के नीचे ना कुछ गलत चीज दबी हुई है, इसी वजह तुझे हो रहा है। तो ये बात सुनकर वो अपनी मकान मालिक ने बस बोला कि ऐसे ऐसे मेरी माँ बता रही है। तो बोलते हैं नहीं आपकी माँ गलत बोल रही है। डरा हुआ तो ये था ही, खैर। तो बोले आपकी माँ गलत बोल रही है, ये घर जब हमने लिया था तो पुरोहित जी से पूरा घर हमने किलवाया है और ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं, हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर पूजा की थी और आज तक कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अगर आप इतना घबराए हुए हो तो मैं एक बार दोबारा पुरोहित जी से बात करती हूँ। फिर थोड़े टाइम के बाद मकान मालिक उसके पास वापस आई, मकान मालिकिन, और बोलती कि सुनो मेरी पुरोहित जी से बात हुई है, उन्होंने मुझे बुलाया है और तुम ना मुझे अपने कपड़े का कोई भी एक टुकड़ा दे दो, हो सकता कोई रुमाल वगैरह कुछ भी। तो उसने अपना रुमाल निकाल उसको दे दिया और वो मालकिन वहां गई पुरोहित जी के पास। उनके पास जाकर जब वो वापस आई, आकर उन्होंने आशीष को बताया कि सुनो पुरोहित जी ने एक बात बताई है। तो बोलता है क्या? तो उन्होंने कहा है कि तुम्हारे ऊपर किसी एक प्रेत आत्मा का साया है। ये जो आत्मा है ये एक कम उम्र की लड़की है, ये जब से इसकी मृत्यु हुई है तब से तुम्हारे पास आना चाहती है, तुमसे कांटेक्ट करना चाहती है, लेकिन शायद उम्र कम होने के कारण या किसी और वजह से ये तुम्हारे पास नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब उचित समय आ गया है और इसलिए तुम्हारे पास आ गई है। तो दिक्कत मेरे घर में नहीं है, दिक्कत तुम्हारे अंदर है। हालांकि आशीष बिल्कुल मॉडर्न ख्यालों का आदमी था, उसको उन पंडित जी का तो एक कतई भरोसा नहीं था, लेकिन जब वो पीछे घूमकर उन इंसिडेंट्स को देख रहा था तो उसे लग रहा था कि जो बोल रही है उसमें शायद थोड़ी बहुत सच्चाई हो।
लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, उस दिन के बाद से इसके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। जैसा वो पहले बता रहा था, इसके बनते हुए बिगड़े हुए काम बन रहे थे। इवन जो लोग जिनके साथ इसके रिलेशंस भी खराब हो चुके थे, अच्छे नहीं थे, उन लोगों के साथ भी वापस से इसके रिलेशन अच्छे होते जा रहे थे। यानी ऑल इन ऑल ये जो कुछ भी था उससे आशीष को नुकसान नहीं, फायदा ही हो रहा था। लेकिन छोटे छोटे फायदे कभी कभी बड़ा बड़ा नुकसान भी करवाते हैं, ऐसा होता है ना। तो उसके साथ ये चल रहा था, वो जो भी चीज की इच्छा करता वो चीज उसके पास आ जाती, अपने आप नहीं आती, मतलब इवेंचुअली वो आ जाती। इतना ही नहीं, जब वो गाने सुनता था डेक पर तो उसको लगता है यार अब ये गाना बजना चाहिए, तो वो डेक पर वही जो रेडियो था उसका जो भी था उसके ऊपर वही गाना बजता था। जब उसको ठंड लगती तो उसको अपने आसपास गर्मी का एहसास होता था, उसे गर्मी लगती तो उसको अपने आसपास ठंड का अनुभव होता था। मतलब कुछ ऐसी चीज थी जो उसको हर तरफ से प्रोटेक्ट कर रही थी, हर तरफ से उसकी सेवा कर रही थी। लेकिन फिर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मशरूम के जो दाम थे वो गिरे, और इसका जो मेजर मशरूम था वो अमेरिका में एक्सपोर्ट होता था। तो जैसे ही दाम गिरे इसको घाटा होने लगा और मजबूरन इसको अपना बिजनेस वहां से बंद करके वापस पटना शिफ्ट होना पड़ा। पटना में आकर फिर उसने एक कंप्यूटर कंपनी थी कोई जो बनाती, उसमें सेल्स की नौकरी उसने ज्वाइन कर ली। लेकिन ज्वाइन करने के कुछ ही महीनों के अंदर वो सेल्स हेड बन गया, उसका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही अच्छा था। कंपनी ने उसको एक गाड़ी और एक ड्राइवर दी थी, तो अलग अलग उसको बेसिकली टूर्स पे जाना पड़ता था सेल्स के पर्पस को लेकर। तो एक दिन उसको वापस से पटना से कहीं बाहर जाना था अपनी टूर के लिए, और जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी उसकी गाड़ी की पूजा कर रहा है। तो जब उसे पता लगा कि जो पुराना ड्राइवर था वो नौकरी छोड़ दी और एक नया ड्राइवर आया है, और नई यात्रा पे जाने से पहले ये ड्राइवर पूजा पाठ कर रहा है, तो वो पूजा पाठ कर रहा था और ये खड़े होकर उसको देख रहे थे, और देखने में इंसान बड़ा ही मिस्टीरियस सा लग रहा था। खैर यात्रा शुरू हुई, वो बैठे ड्राइवर और ड्राइवर सीट के पास वाली पैसेंजर सीट पर वो बैठे, आगे ही बैठा करते थे वो, और चलते चलते इनकी बातें चीतें शुरू हुई। फिर इसके बाद इन्होंने खाना वाना खाया। तो खाना वाना खाते टाइम उन्होंने उनसे पूछा कि आप आखिर ये गाड़ी की पूजा क्यों कर रहे थे। तो उसने बताया कि आज से 8 महीने पहले मेरे भाई की मौत हो गई थी और अब उसकी आत्मा हमेशा मेरे साथ रहती है, और वो उसने ही मुझे कहा हुआ है कि जब भी कोई नई जर्नी यात्रा शुरू करो तो पूजा जरूर करनी चाहिए। अब आप इमेजिन करें, आपका ड्राइवर आपसे बोला है कि मेरे भाई की आत्मा मेरे साथ ही रहती है, ठीक है, मतलब उसने मुझे बोला हुआ है। तो उनको थोड़ा अजीब से लगे इस बात को। फिर उन्होंने पूछा कि यार तुम्हारे भाई की आत्मा तुम्हारे साथ कैसे रहती है। तो बोलता है कि जब भी उसकी इच्छा होती है वो मेरे शरीर के अंदर आ जाता है और मुझे बताता है चीजें, मुझे मतलब समझाता है, मेरे घर वालों को बताता है, ये ऐसा कुछ हो जाता है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। वो गाड़ी के अंदर बैठे, अब उनके दिमाग में बात घूम रही थी, और ये होते उसके दिमाग में वो कोडरमा वाली जो बात है वो उसके दिमाग में आ गई कि, और उसने उसको बताना चाहा कि यार मेरे साथ भी ना कोडरमा में ऐसा ही एक सीन हुआ था, शायद उसके बारे में कुछ जानते हो। वो ये मन में सोच रहा था, तभी अचानक से वो ड्राइवर एक भयानक सी आवाज बोला, सब जानत है। उसका बोलने का तरीका बदल गया था, वो हिंदी से सीधा मगधी भाषा में आ गया था, और जिनको वो आप करके बात कर रहा था अब वो उनसे तू करके बात करने लगा। इन्होंने उसको चेहरे की तरफ देखा, उसका चेहरा बिल्कुल अकड़ गया था, आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी, खून आ गया था आंखों के अंदर, भर गया था, और उसका जो बोलने का उसके साथ साथ बोलने के मुंह के बोलने साथ साथ थूक निकल रहा था, और ये कुछ बोल पाता उससे पहले बोलता है, मैं इस ड्राइवर का भाई हूं और तू मुझे क्या बताएगा, मैं तो सब कुछ जानता हूं। और इतना बोलने के बाद उसने एक एक करके बिल्कुल सीक्वेंस में कोडरमा में आशीष के साथ जो कुछ भी हुआ था सब कुछ उसको सीक्वेंस वाइज बता दिया। उसको देखकर लग रहा था कि ये वहां पर उस हर इंसिडेंट का गवाह था जो आशीष के साथ हुई थी। उसकी बताई हर एक बात 100% सच थी, और उसके बाद उसने एक ऐसी बात बोली जिससे आशीष की आत्मा सिहर उठी। उसने बोला कि जो तुम्हारे पीछे वो एक 14 साल की लड़की है और वो अभी भी इस कार की पीछे वाली सीट पर बैठी हुई है। जस्ट इमेजिन, एक भूत आपको ये बता रहा है कि आपकी गाड़ी की पिछली सीट पे वो दूसरा भूत, वो एंटिटी बैठी हुई है जो आपके साथ पिछले 2 साल से है। आशीष ने डरते हुए उनसे पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो लड़की कौन है। तो उसने बोला कि वो लड़की तुम्हारे दोस्त की बहन है। जब तुम 10वीं क्लास में पढ़ते थे और उसके घर आ जाया करते थे तब से वो तुम्हें पसंद करती है, लेकिन वो कभी भी तुम्हें अपने मन की बात नहीं बता पाई। आशीष के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक चीज थी। उस ड्राइवर ने उसके दोस्त का नाम भी बताया। जैसे नाम बताया उसके दिमाग में वो प्रोसेस चालू हुआ। उसने बोला, हाँ मेरा इस नाम का दोस्त था, उसकी एक छोटी बहन भी थी और मैं उसके घर भी आता जाता था, लेकिन मेरे दोस्त की बहन तो मेरी बहन जैसी थी, मैंने कभी भी उसको इस नजर से देखा ही नहीं। तो ड्राइवर बोलता है, तुमने नहीं देखा तो क्या हुआ, लेकिन वो तुमसे बहुत प्रेम करती थी, और जब तुम किसी कारणवश पटना आ गए थे तो वो तुमसे, तुम्हारे पास आना चाहती थी, तुमसे मिलना चाहती थी, और तुमसे किसी तरह से तुमको वो अपने मन की बात बता नहीं पर तुमसे वो कांटेक्ट कर पाए। इन सब चीजों के चक्कर में वो एक तांत्रिक के चक्कर में फंस गई थी। उस तांत्रिक ने उसका बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी थी, और तब से उसकी आत्मा भटक रही है।
तुमसे वो संपर्क करना चाहती थी, लेकिन तुमसे उसका संपर्क स्थापित हुआ कोडरमा में। ये सब सुन के आशीष का दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो चुका था। वो इंसान जो से आज जिंदगी में पहली बार मिला है, उसने उसकी लाइफ के बारे में इतनी चीजें बिल्कुल सही और सटीक तरीके से बताई है। फिर उसके बाद भी उसने एक और चीज को बताई कि सुनो, वो तुम्हारे साथ है और वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती है, और ये तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगी बल्कि तुम्हारे बिगड़े हुए काम बनाएगी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम खुद से उसको अपने आप से अलग नहीं करोगे। और अगर तुमने उसको अपने आप से अलग करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। इतना बोल के एकदम से उसका जो ड्राइवर था वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया और उसे वापस सर सर करके बात करने लगा। ड्राइवर ये समझ चुका था कि उसके अंदर उसका भाई आया था, और यहां पे इसके सामने भी ये बात साबित हो चुकी थी कि जो ड्राइवर पहले कह रहा था कि उसका भाई उसके साथ रहता है, वो बात गलत नहीं थी। एक ऐसा इंसान जिसको इन सब चीजों पे कोई पता ही नहीं, कोई बिलीफ नहीं, कभी ऐसा कुछ देखने के सामने सबसे घटित हो रही थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे इन चीजों को एक्सप्रेस करे। खैर, उसकी जो 7 दिन का टूर था उसने शॉर्ट करके 2 दिन में किया। वो उस ड्राइवर के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। वापस आने के बाद एनी हाउ उसने इस ड्राइवर को नौकरी से हटवाया। उसके बाद जो उस ड्राइवर के भाई ने, सो कॉल्ड भाई ने, ये बातें बताई थी, उनको कंफर्म करने के लिए वापस से अपने होम टाउन पहुंचा जहां पर वो 10th क्लास में पढ़ा करता था। अपने उस दोस्त के पास गया और जो एक एक बात उसको बताई गई थी वो बिल्कुल सच थी। उसके दोस्त ने बताया कि उसकी बहन की लाश 10 दिन के बाद एक झाड़ियों के अंदर मिली थी और उसके साथ कुछ गलत हुआ था। अब आशीष के सामने सारी चीजें आ चुकी थी। तब से लेकर अब तक करीबन 18 साल बीत चुके हैं। आज तक दोबारा आशीष ने कभी उसको अपने आप से अलग करने की कोशिश नहीं की है। उस लड़की की आत्मा, वो लड़की जो आशीष से सच्चा प्यार करती थी, वो आज भी उसके साथ रहती है और उसके चारों तरफ उसने एक प्रोटेक्शन कवर बनाया हुआ है। लेकिन क्या आशीष ताउम्र पूरी जिंदगी उसको अपने साथ रख पाएगा? क्या वो इसी तरह आशीष का साथ निभाती रहेगी? अभी तक आशीष ने उसकी वजह से शादी तक नहीं की, क्या ताउम्र आशीष कंवारा रहेगा? इन सवालों का जवाब ना आशीष के पास है ना हमारे पास। इन सवालों का जवाब सिर्फ उस एंटिटी के पास है जो आज तक उसने उसके सामने ओपन नहीं किया है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो एंटिटी टाइम आने पर आशीष को छोड़कर चली जाएगी या फिर जिंदगी भर वो उसके साथ ही रहेगी? अगर आशीष शादी करता है तो क्या वो उसकी शादी से नाराज होगी और उसकी होने वाली बीवी को परेशान करेगी या फिर आशीष को भी नुकसान पहुंचा सकती है? अपने जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।